गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आई एम हेयर विद द न्यू टॉपिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आज लैंड रेवेन्यू सिस्टम मैं इतने अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसी को समझाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे कि मैं अब मुझे समझ आ गया और अब मैं किसी को समझाऊँ। Okay, land revenue was one of the major source of income of for Britishers in India. इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए तो उनने सोचा हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम पैसा कहाँ से लें। सो उनने क्या किया, दे यूज्ड आवर रॉ मटेरियल यूज़ किया, जिसको कि फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज कर कर मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ आयरन ओर की, आयरन ओर को उन्हें लिया, उसका कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया और सॉल्ट आउट कर दिया। तो एक तो उससे उनने कमाया, मतलब हमारे ही देश का प्रोडक्ट लिया, रॉ मटेरियल लिया, उसको इम्प्रूव किया और हमें बेच दिया या फिर बाहर के मार्केट्स में बेच दिया। सेकंड वॉज कि उन्हें एक्सपोर्ट किया, कोई भी अच्छी चीज़ यहाँ से हमारे यहाँ से मिली इंडिया से और उन्हें क्या किया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। एंड थर्ड एंड मेन एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस वीडियो इज़ लैंड रेवेन्यू जनरेशन। अब क्या, लैंड से उनने पैसा कमाना शुरू किया। लैंड से पैसा कमाने का मतलब कि उनने लैंड को रेंट पर दिया कहीं पर और उसके बदले पैसा लिया। कहीं पर आपने उनको सीड्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए फार्मर्स को और बदले में उसका रेंट लिया और बदले में कुछ इंटरेस्ट लिया। कि मतलब किसी भी तरह की इनकम जो लैंड से आती है उसको लैंड रेवेन्यू बोलते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के पास आती थी। ओके, वैसे तो बहुत सारे छोटे मोटे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आए और एक बंद हो गए, लेकिन हमारे कुछ सिस्टम्स हैं जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इज़रारी, ज़मींदारी, महलवारी एंड रियातवारी। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ज़मींदारी, महलवारी और रियातवारी माने जाते हैं, लेकिन वेरन हेस्टिंग का कहीं कहीं नाम पूछ लिया जाता है जो कि इज़रारी से रिलेटेड है। द बेसिक डिफरेंस इन दीज सिस्टम्स वॉज रिगार्डिंग द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। सीधा सिंपल सा जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ कि इन तीनों में रेवेन्यू ही जनरेट हो रहा है, लैंड से ही जनरेट हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है, फिर इनमें अलग अलग चीज़ें क्यों बोला जाता है। सो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि चेन कौन सी फॉलो कर रहे हैं हम। भाई फार्मर से पैसा ब्रिटिशर तक जा रहा है, लेकिन कौन किसको दे रहा है, क्या बीच में कोई और भी खा रहा है रेवेन्यू को। ओके, सो इस पर डिपेंड करता है हमारा ये पूरा टॉपिक और ये तीन डिविजन्स। अब ज़मींदारी अगर मैं बात करूँ, ज़मींदार कौन होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं या लैंड लॉर्ड्स होते हैं। फिर अगर मैं महलवारी की बात करूँ तो महल क्या होता है आपका, महल इज़ विलेज, विलेज की बात हो रही है यहाँ, तो विलेज से हैंडमैन की बात होगी यहाँ पर। और रियॉत मतलब होता है आपका, रियोत का मतलब आपका होता है फार्मर्स या पीजेंट्स, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे इस चैप्टर में, फार्मर्स या पीजेंट्स। ओके, सो जहाँ पर ज़मींदार का इन्वॉल्वमेंट होगा एज अ मिडल मैन तो ज़मींदारी सिस्टम, जहाँ महल का मतलब विलेज हैंडमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा वो महलवारी सिस्टम, जहाँ रियोत डायरेक्ट देगा ब्रिटिश को, कोई मिडल मैन नहीं होगा, वो रियोतवारी सिस्टम। ओके, नाउ लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ एन इमेज। रियोतवारी सिस्टम, अगर मैं रियोतवारी की बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया रियोत मतलब फार्मर को ही रियोत बोलते हैं। रियोत किसको दे रहा है, डायरेक्ट ब्रिटिशर को दे रहा है। और यहाँ पर फार्मर है, फार्मर किसको दे रहा है, मिडिल मैन को, और मिडिल मैन किसको दे रहा है, ब्रिटिशर को। अब यहाँ पर ये जो मिडिल मैन है ये कौन है, मिडिल मैन इज़ बिडर। ये बिडर होते थे, बिडर होते थे, बिडर मतलब बोली लगाने वाले। इनमें कुछ भी हो सकता है, जैसे विलेज हैंडमैन भी हो सकता है, कोई भी अच्छी पोस्ट पर या कोई भी थोड़ा ऑनर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। वो यहाँ पर बोली लगती थी, सब लोग बोली लगाते थे कि कितना फ़िक्स किया जाए, कितना लैंड रेवेन्यू हम फिक्स करें। ओके, सो ये मिडिल मैन कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। नाउ नेक्स्ट ज़मींदारी सिस्टम, ये कौन है, ज़मींदार है। ओके, सो ये फार्मर देगा ज़मींदार को या लैंड ओनर को, लैंडलॉर्ड को, और फिर ये देगा आपके ब्रिटिशर्स को। ओके, नेक्स्ट है आपका महलवारी सिस्टम। अब महलवारी सिस्टम जो है वो क्या बताता है आपको कि ये फार्मर है, ये देगा महल को, हेडमैन को मतलब विलेज हेडमैन को, और ये विलेज हेडमैन किसको देगा, ब्रिटिशर को देगा। ओके, तो लैंड रेवेन्यू तो जाएगा ही, लेकिन ये चेन अलग अलग होगी। अब आपको समझ आया, रियोतवारी में रियोत डायरेक्ट ब्रिटिशर को दे रहा है। इज़रदारी में जो रियोत है या जो फार्मर है वो पहले किसी भी बिल्डर को देगा जो भी फिक्स होगा,
जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था वही बिडर कहलाता था, तो बिडर को देगा, फिर बिडर जो है वो ब्रिटिशर को देगा। अगर हम ज़मींदार की बात करें, ज़मींदारी में फार्मर पहले ज़मींदार को देगा, लैंड ओनर को देगा, फिर उसके बाद वो ब्रिटिशर को देगा। अब मैं बात करती हूँ महलवारी की। महलवारी में फार्मर विलेज हेडमैन को देगा, फिर उसके बाद विलेज हेडमैन ब्रिटिशर को देगा। इजरादारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बैरन हेस्टिंग्स। किसने इंट्रोड्यूस किया था? बैरन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू वॉज गिवन टू द हाईएस्ट बिडर। सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को ही चांस मिलता था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। दिस सिस्टम डिड नॉट लास्ट लॉन्गर। बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला। क्यों नहीं चला? इसका रीज़न या ड्रॉबैक अगर आपसे पूछा जाए तो ये था कि उनको ये मतलब नहीं था कि कितना कमा रहा है फार्मर, उनको सिर्फ पैसे लेने से मतलब था। वहाँ पर जो बिडिंग होती थी उसमें ये सोच समझ कर नहीं किया जाता था कि फार्मर की इनकम कितनी है, उसमें से हम पार्ट लें। वहाँ पर जो हाईएस्ट बोली लगाता था, जो हाईएस्ट बिडिंग करता था, उसी को चांस मिलता था कलेक्ट करने का। सो यही ड्रॉबैक थी इसकी। Now, ज़मींदारी सिस्टम। द ज़मींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवेल। अब लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है और जो ईयर है उसको भी याद रखना है, 1793। और परमानेंट सेटलमेंट इसी में आगे आएगा, ज़मींदारी सिस्टम में ही। एंड हेयर वन मोर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, ज़मींदारी में मिडलमैन कौन होता था या इंटरमीडिएटरीज कौन होते थे? ज़मींदार्स होते थे। ओके और रेंट जो था वो फिक्स किया गया था एक प्रोविज़न के अंडर। प्रोविज़न मतलब एक रूल के अंडर। प्रोविज़न यहाँ पर आप रूल इसका मीनिंग लेकर चलेंगे। ओके और फिर अगर मैं बात करूँ प्लेसेस कहाँ कहाँ पर ये चला था, सो यू कैन सी हियर, आप लास्ट लाइन में यहाँ देख सकते हैं। द सिस्टम वॉज मोस्ट प्रेवेलेंट इन वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ओके नाउ द परमानेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसको परमानेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट बोला गया है। इसी एग्रीमेंट के चलते इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोला जाता है। मतलब दूसरा नाम ज़मींदारी सिस्टम का क्या है? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, द ज़मींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड। मैंने आपको बताया था लैंड ओनर लैंडलॉर्ड दोनों बोला जाता है। रीज़न भी बताया था क्योंकि वो उनको ऑनर माना जाता था, लैंड का ज़मींदार माना जाता था। ठीक है, उनको परमानेंट ऑनर्स बना दिया गया ज़मींदार्स को। दे वर गिवन इंस्ट्रक्शन टू पे 89% ऑफ द एनुअल रेवेन्यू। और ज़मींदार्स को 89% रेवेन्यू देना पड़ता था। जो भी कलेक्ट किया उसमें से 89% देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, और 11% रेवेन्यू उनके पास बच जाता था। 100% सपोज़ कीजिए उन्हें 100 रुपीज़ कलेक्ट किए, उस 100 रुपीज़ में से 89 रुपीज़ तो वो दे देंगे ब्रिटिशर को और बाकी बचा हुआ 11 रुपीज़ वो यूज़ करेंगे, वो उनकी इनकम होगी। द ज़मींदार्स वर लेफ्ट इंडिपेंडेंट इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। बाकी सबके लिए वही ज़िम्मेदार होते थे, मतलब ब्रिटिशर बीच में इंटरफेयर नहीं करते थे। ज़मींदार से सीधा अपना रेवेन्यू कलेक्ट किया और दैट्स इट। इश्यूज़ विद द ज़मींदारी सिस्टम। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि फिर अगर ये अच्छा था या सबको इनकम अच्छी हो रही थी तो ये बंद क्यों हो गया। फॉर द कल्टिवेटर्स इन विलेजेस, द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम ऑप्रेसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव। देखिए ऑप्रेसिव मतलब दबाना किसी को परेशान करना, ऑपरेशन, एक्सप्लॉइट करना किसी को। ठीक है, सो क्या किया जाता था? उनको ऑप्रेस किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। अगर वो वो नॉट एबल टू पे द रेंट, जो रेंट थे वो नहीं दे पाते थे। दे पे टू ज़मींदार वॉज वेरी हाई, जो वो देते थे वो बहुत हाई होता था। ये भी इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि आपके पास पैसे तो 100 रुपये आए और आपने उनको 80 रुपये दे दिए, तो आप ये बताइए 20 रुपये में आप पूरे साल काम कर रहे हैं और आपको 20 रुपये मिल रहे हैं। सो वो एक टाइप का एक्सप्लॉयमेंट था, एक्सप्लॉयटेशन था। ओके और फिर उनको लैंड पर कोई भी अपना सिक्योरिटी नहीं थी कि ये लैंड हमारी है। वो लैंड अपनी मानी भी नहीं जाती क्योंकि लैंड ओनर्स को परमानेंट हक मिल गया उसका, ज़मींदार्स को, कि लैंड आपकी, आप चाहे जो लगवाएं इस पर और चाहे जितना मुनाफा आप लें, हमें तो 89% दे देना जो भी आए उसका। द कल्टिवेटर्स ऑफन हैड टू
टेक लोन टू पे द रेंट। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो जाते थे कि उनको रेंट लेना पड़ता था। जैसे अगर सीड्स वगैरह परचेज़ करने हैं तो वो रेंट लेंगे, सॉरी मनी लेंडर से मनी लेंगे, या फिर लैंड ओनर से ही वो क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम पे कर देंगे। सो वो क्या करते थे, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था उनको। या फिर अगर आप इस साल पे नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप बिल्कुल भी एबल नहीं है पे करने के, तो वो आपकी लैंड को हरदम के लिए ले लेते थे और कभी भी आपको उस पर कल्टीवेशन नहीं करने देते थे। ओके, नाउ द जमींदार्स वर नॉट सो कीन बट इम्प्रूविंग द लैंड। अब वो क्या, ज़मींदार इतना सब कुछ कलेक्ट करते थे, इतना रेंट वगैरह, और ब्रिटिशर्स भी उनसे इतना कलेक्ट करते थे, लेकिन कोई भी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करता था। मतलब उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता था, उनको कोई मतलब नहीं है कि लैंड कितनी डिग्रेड हो रही है, कितनी बर्बाद हो रही है। ओके, they could give out the land and get rent and preferred it फॉर द कंपनी के लिए ये क्यों नुकसान वाला था या फिर क्यों चेंज चाहती थी वो। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी द कल्टिवेशन स्लोली एक्सपैंडेड एंड प्राइसेस रोज इन द मार्केट। तब स्टार्टिंग में तो रोज हुए, बढ़े प्राइसेस। ऑल्दो दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ज़मींदार की इनकम बढ़ी, इट वॉज नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन सेटल्ड परमानेंटली। और फिर बाद में क्या हुआ कि उनको जितनी बात हुई थी उतनी जो परमानेंट की गई थी सेटलमेंट, उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरह का उनको इनकम ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको गेन हो रहा है। उनको लग रहा था कि इनकम ज़मींदार की बढ़ रही है, हमारी कम बढ़ रही है। नाउ द रियातवारी सिस्टम, नया सिस्टम आया, रियातवारी सिस्टम आया। इसके अंदर the British territories in South India, there was a move away from the idea of permanent settlement. A system that came to be known as Ryotwari system was devised by Captain Alexander Reid and Sir Thomas Munro। अब ये मुनरो नाम से भी इसको जाना जाता है। रियातवारी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, मुनरो सिस्टम भी बोला जाता है। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी and introduced by the later when he was governor of Madras presidency. Under the Ryotwari system, the land revenue was paid by the farmers directly to the state. As I told you earlier, पहले मैंने जैसे आपको बताया है कि फार्मर से डायरेक्टली कौन लेगा, स्टेट मतलब यहाँ ब्रिटिशर की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स कॉल्ड रियूथ हैड फुल राइट रिगार्डिंग सेल, ट्रांसफ़र एंड लीज ऑफ द लैंड। अब उसको वो अपनी लैंड को कैसे भी यूज़ कर सकता था। इसमें उनको फ्रीडम दी गई कि आपकी लैंड है, आप कुछ भी लगाइए, कुछ भी कीजिए, कितने भी दिन बाद लगाइए, लेकिन हमारा जो वो है रेवेन्यू वो हमें मिल जाना चाहिए। सो इसमें इंडिपेंडेंस दी गई रियोट को, और रियोट डायरेक्टली देती थी तो बीच में कोई भी कमीशन नहीं खाता था। The Ryot could not be evicted from their land as long as they paid the rent। तब तक वो रेंट देती रहेगी, तब तक उनकी लैंड को कोई भी नहीं ले सकता। ऐसा लैंड से दखल नहीं कर सकता, मतलब आपको आपकी जगह से दखल नहीं कर सकता। इट वॉज प्रेवलेंट इन मोस्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया। ये कहाँ कहाँ था, इंट्रोड्यूस हुआ था तमिलनाडु में। इट वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू महाराष्ट्र, ईस्ट पंजाब, कोक एंड असम। बेरार बीच में छूट गया, ठीक है। सो द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम वर द एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन हु ऑफन ऑपरेस्ड विलेजेस। अब ज़मींदार ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए विलेज पर्सनस को या पीजेंट्स को दबाया करते, उनको डराया धमकाया करते और उनसे छीन भी लिया करते, लिटरली छीन लिया करते। और फिर अपना वहाँ भी ब्रिटिशर्स के सामने भी अपना थोड़ा इमेज कि मैंने देखो कितना कमाया, और अपनी भी पॉकेट में बहुत सारा पैसा चला जाता था। अब रियोट डायरेक्ट दे रही है तो प्रॉब्लम्स कम थी। फिर इश्यूज़ क्या रहे रियातवारी सिस्टम के पास। दिस सिस्टम गिव मच पावर टू द सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स whose activities were inadequately
supervised. The system was dominated by the Mahajans and moneylenders who granted loan to cultivators by mortgaging their land. The moneylenders exploited the cultivators and evicted them from their land in case of लोन डिफ़ॉल्ट. अब क्या होता था, जैसे पहले का सिस्टम होता भी यही था कि फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो सीड वगैरह या फिर जो भी कल्टीवेशन के टाइम पे जो भी खर्च होता है वो अपनी पॉकेट से पे कर सकें. मतलब उनके पास इतना पैसा सेविंग्स नहीं हुआ करती थी. तो वो क्या करते थे कि वो मनी लेंडर से पैसे ले लिया करते, या फिर हम मुंशी बोलें सीधी सी बात कि जो भी कर्ज दिया करता गांव में उससे कर्ज पर पैसे ले लिया करते, उसको मनी लेंडर बोलते हैं. तो मनी लेंडर से पैसे ले लिए उसने, और तब फसल हुई. अगर वो फसल अच्छी नहीं हुई तो पहला तो उसको किसको देना है, ब्रिटिशर को देना है पार्ट. फिर उसके पास खुद के पास जो थोड़ा बहुत बचा है वो मनी लेंडर को देना है. और अगर वो इतना भी नहीं है, फसल अच्छी नहीं हुई और इतना भी नहीं है कि वो दोनों को रेंट को भी जो उसने लोन लिया है वो भी पे कर पाए, और जो रेंट है या रेवेन्यू है जो ब्रिटिशर को देना है वो भी दे पाए, तो फिर वहाँ पर वो उसको अपनी लैंड से हाथ धोना पड़ जाता था. वहाँ पर उसकी लैंड मनी लेंडर्स या फिर जो आपके जिसको हम महाजन्स बोलते हैं वो ले लिया करते थे. तो यहाँ पर सिस्टम कुछ अलग हो गया कि यहाँ पर जो लैंड है वो छोटी हुआ करती, तो उनको कम इनकम हुआ करती फार्मर्स को. तो उसमें से दो पार्ट में मनी लेंडर्स और ब्रिटिशर्स दोनों की इनकम को फुलफिल कर पाना मुश्किल हो गया था. The Mahalwari system. By the earlier 19th century, the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. The revenue cannot be fixed permanently at such a time when the company needed more money to meet the expenses of administration and trade. 19th century में आपको खुद को भी पता होगा कि ब्रिटिशर थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट इंडिया का करने लगे थे. हालांकि वो अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे थे, जैसे रेलवेज़ वगैरह या फिर किसी भी तरह की कोई भी डेवलपमेंट्स, जो रोड्स वगैरह बनाना, टैक्स वगैरह बनाना, वो सब करने लगे थे. तो उनको उस टाइम पर पैसे ज़्यादा चाहिए था. टैक्स जो कलेक्शन था या रेवेन्यू कलेक्शन था वो ज़्यादा चाहिए था. The revenue cannot be fixed permanently at such a time when company needed more money to meet its expenses of administration and trade. ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए था, और वो परमानेंट, अगर हम 4-5 साल पहले हमने परमानेंट किया है या कुछ साल पहले परमानेंट किया है और नेक्स्ट ईयर अच्छी फसल हो जाती है, तो उनको मतलब जेलेसी हो गई थी कि ये अब इस बार फसल अच्छी हुई है और हमें रेवेन्यू कम मिला है. सो वो क्या कहते हैं, परमानेंट नहीं करना चाहिए. हर ईयर जो कल्टीवेशन है उसके अकॉर्डिंग या जो भी सेल है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग फिक्स करना चाहिए. In 1822, Englishman Holt Maconis devised a new system known as Mahalwari system in northwestern provinces of Bengal Presidency. Most of this area is now Uttar Pradesh. अब कहाँ है, उत्तर प्रदेश में. Under the Mahalwari system, the land revenue was collected from the farmers by the village headman. मैंने आपको बताया था महलवारी सिस्टम में क्या होगा, महल का मतलब होता है विलेज, तो विलेज हेडमैन कलेक्ट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ होल विलेज, सारे विलेज के बिहाफ पर. यहाँ पर ज़मींदार नहीं है, ज़मींदारी में ज़मींदार है और महलवारी में महल है, मतलब कि विलेज हेडमैन है. ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है. द एंटायर विलेज वॉज कन्वर्टेड इनटू वन बिगर यूनिट कॉल्ड महल. महल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था पूरे विलेज को. एंड वॉज ट्रीटेड एज वन यूनिट फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. एक ही यूनिट माना जाता था, छोटे छोटे पार्ट्स नहीं होते थे. द रेवेन्यू अंडर द महलवारी सिस्टम वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली एंड नॉट फिक्स परमानेंटली. इसमें परमानेंट नहीं था, इसमें क्या था, पीरियोडिकली फिक्स किया जाता था, मतलब टाइम टू टाइम फिक्स किया जाता था, चेंज किया जाता था, नॉट फिक्स, चेंज किया जाता था. दिस सिस्टम वॉज पॉपुलराइज्ड बाय लॉर्ड विलियम. इसको पॉपुलर बनाने वाला लॉर्ड विलियम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक in Agra and Awadh and was later extended to मध्य प्रदेश एंड पंजाब. देखो कहाँ कहाँ वो लॉर्ड विलियम ने इसको बनाया, पॉपुलर किया, आगरा, अवध एंड लेटर एक्सटेंडेड टू मध्य प्रदेश एंड पंजाब. और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ा था कि ये कहाँ पर आया, नॉर्थ वेस्टर्न
प्रोविनेंसेस के अंदर। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इश्यूज़ विद महलवारी सिस्टम, अब इसको भी क्या हो गया कि इसको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। मेजर ड्रॉबैक ऑफ द सिस्टम वॉज दैट द सर्वे वॉज practically based on faulty assumptions which left a space for manipulations and corruption। अब इसके बीच में करप्शन होने लगे। एट टाइम्स इट मेड द कंपनी स्पेंड मोर फॉर द कलेक्शन दैन द रेवेन्यू कलेक्टेड। अब जितना कलेक्ट कर रही थी उससे ज़्यादा उसको क्या करना पड़ता था, रेवेन्यू कलेक्शन के डिपोज बनाने पड़ते थे, उनके लिए अपॉइंट करने पड़ते थे लोग कि हाँ इसको ये कलेक्ट करेगा, ये कलेक्ट करेगा। तो वो जो लोगों को सैलरी देनी पड़ती थी उसमें ज़्यादा पैसा लगता था। जो भी डिपोज वगैरह बनाने पड़ते थे उसमें, मतलब जगह बनानी पड़ती थी, उसमें ज़्यादा पैसा लगता था और रेवेन्यू उसके कंपैरिजन में कम कलेक्ट होता था। कॉन्सिक्वेंटली द सिस्टम वॉज रिगार्डेड एज अ फेलियर, और उसको भी फेलियर माना गया। फिर Conclusion: optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich, enterprising farmers, but this did not happen. सोचा गया कि नए फार्मर्स आएंगे, पीजेंट जो रिच हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई रेवेन्यू डिमांड दैट पीजेंट्स वर अनेबल टू पे। इतना ज़्यादा उन्हें रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि अनेबल रहे, नहीं पे कर पाए आपके पीसेंट्स। कॉन्सिक्वेंटली द रियोट्स फ्लीड द कंट्री साइड एंड विलेज बिकम्स डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स। अब देखो डिजर्टेड यहाँ पर वर्ड गलत यूज़ किया है, एविक्टेड हो सकता था कि उनको वहाँ पर छोड़कर भागना पड़ा, अपनी ज़मीन को त्यागना पड़ा, छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मनी लेंडर्स को का जो लोन पेमेंट था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनको ज़मीन को छोड़ के जाना पड़ा। सो ये सिस्टम्स हियर यू कैन सी पंजाब में महलवारी सिस्टम, पंजाब एंड यूपी में परमानेंट सेटलमेंट के लिए बंगाल, बिहार एंड ओडिशा को माना जाता है। बॉम्बे एंड मद्रास रियायतवारी सिस्टम में। ओके, सो दिस इज़ अ डिफरेंस। वैसे मैंने आप लोगों को डिफरेंस समझा दिया है, फिर भी अगर आप इससे डिफरेंस पढ़ना चाहें तो यू कैन हैव अ लुक, हैव अ ग्लांस ओवर इट। आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें मैंने ज़मींदारी, रियायतवारी और महलवारी तीनों सिस्टम्स को लिया है। इज़्ज़तदारी को इसीलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि वो उसको हमने बाद में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो उसके फेलियर के बाद इंक्लूड कर दिया था। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।